हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री विथ सिंह में। दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे से होंगे और बढ़िया अपना अपना काम और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाई, आपने पिछले वीडियो में देखा कि जहीरुद्दीन बाबर और राणा सांगा से संबंधित जो टॉपिक है उसको मैं बता रहा हूं। तो ये जो है, इनसे संबंधित भाग 2 मैं लेके आया हूं आपको इस वीडियो में। पहला भाग आपने पढ़ा, आपने सुना। अब ये है दूसरा भाग। ठीक है। पहले भाग में आपने देखा कि कैसे बाबर का कहाँ पे जन्म हुआ है, कैसी उसकी जो है काबुल आदमी, कैसे उसने लड़ाई हुई, उसकी क्या परिणाम हुए, है ना। भारत पे जो उसने प्रारंभिक आक्रमण किए हैं, है ना, अपने समय में, तो क्या उसके परिणाम हुए, ये आपने भाग 1 में देखा। यदि आपने नहीं देखा है तो भाग 1 देख लीजिए, तो अच्छे से आप समझेंगे इस वीडियो को। तो भाई, जब भारत पे बाबर आक्रमण कर रहा था, उस समय भारत की कंडीशन क्या थी, भारत पे कौन कौन से शासक शासन कर रहे थे, है ना। तो इसको जो है समझाने के लिए पहले आप इसे समझ लीजिए, फिर हम लोग इस टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे, है ना। तो भाई देखिए, तो बाबर जब आक्रमण किया है, तो उसको समझाने के लिए कि उस समय कैसी कंडीशन थी, जो राजनीतिक जो दशा थी वो किस तरह की थी, तो वो आप ये देखिए, ये मैप मैं आपको दिखा रहा हूं। ये मैंने लिया है एस चंद की किताब है, प्रमाणिक किताब है, उससे मैंने ये मैप लिया हुआ है। तो आप देखिए कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 1525 से 1526 ईस्वी में भारत की राजनीतिक अवस्था अथवा बाबर के आक्रमण के समय का भारत किस तरह था, ये आप इस वीडियो में देख रहे हैं। तो देखिए, आपने देखा था कि कैसे यहाँ पे ये जो क्षेत्र था बाबर का, काबुल पे अधिकार हो गया था बाबर का, ये सब आपने पढ़ा, है ना। और ये देखिए, उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है, आपने देखा कि इधर से ही आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया है। तो भाई, अब यहाँ पे देखिए, एक जो बड़ा राज्य हमें दिख रहा है इब्राहिम लोदी का, आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये पूरा जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, इब्राहिम लोदी का आप देख रहे हो, है ना। और इसकी लड़ाई की अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि इससे और अभी बाबर से लड़ाई होगी, फाइट होगा, कौन विजय होगा, क्या होगा, अभी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद देखिए, अगला जो मजबूत शासक हमें दिख रहा है यहाँ पे, मेवाड़ के राणा सांगा का राज्य आप देख रहे हो, यहाँ पे हमें दिख रहा है। ठीक है। और उसके बाद भी आप देखो कि कई तरह के राज्य यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं, गोंडवाना, खानदेश, अहमदनगर, है ना, गुलबर्गा, बीजापुर। ठीक है, विजयनगर, ये सब, ये देखिए विजयनगर और के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो मैं स्टार्टिंग से, आप समझिए कि प्राचीन इतिहास भी मैंने क्लियर करा दिया है, मध्यकाल भी जो है आपको मैंने बता दिया। तो ये सब राज्यों के बारे में मैंने चर्चा करी है, उड़ीसा राज्य, है ना। तो आपको देखना हो तो आप प्ले लिस्ट में जा करके, और मध्यकालीन इतिहास में आप सबको मैंने बताया, आप देख सकते हैं। तो भाई, आप देखिए कि इस तरह की कंडीशन है जब बाबर आक्रमण कर रहा था, तो राजनीतिक जो अवस्था थी वो किस तरह की थी, कौन कौन से राज्य थे, वो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। तो अब आ जाइए, अब पानीपत की युद्ध की चर्चा करते हैं। ठीक है। तो देखिए, पानीपत का युद्ध जो है, यहाँ पे बाबर सरहिंद से, आपने देखा था, पहला वीडियो देखा होगा तो आपको पता है कि किस तरह युद्ध करते हुए बाबर आगे बढ़ता है। तो अब देखिए, बाबर जो है, बाबर सरहिंद से अंबाला होते हुए पानीपत के मैदान में गया और वहां रुक गया। ठीक है, पानीपत के मैदान में बाबर आ गया है। अब देखिए क्या होता है, इब्राहिम को आलम खां के विरुद्ध सफलता मिल चुकी थी, अतः उसने भी बाबर का सामना करने के लिए दिल्ली की जो है, दिल्ली के उत्तर की ओर कूच किया और पानीपत में पहुंच गया। हिसार फिरोजा सिकदार हमीद खां सेना लेकर इब्राहिम का साथ देने के लिए आ रहा था। उसे हुमायूं ने
पराजित कर दिया। इब्राहिम की सेना के अग्रिम दस्ते को जुनैद बरलास ने पराजित कर दिया। ठीक है, इस दस्ते का नेतृत्व हातिम खां कर रहा था। ठीक है, तो ये जो मैं स्रोत बता रहा हूं दोस्तों, ये एस चंद की किताब है ना, और मैं इंटरनेट का सहारा लिया हूं, 2 इंटरनेट से स्रोत लिया हूं और इस किताब से स्रोत लेकर के मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। तो अब देखिए आगे, ये बाबर की प्रारंभिक विजय थी। बाबर ने आलम खां का विशेष ध्यान रखा और उसे एक दस्ते का नेतृत्व भी सौंपा, क्योंकि वह लोदी राजकुमार का पूरा राजनीतिक लाभ उठाना चाहता था। अब देखिए आगे, दोनों पक्षों की सैनिक शक्ति के बारे में इतिहासकारों के मत अलग अलग हैं, है ना। अब देखिए यहां इतिहास दोस्तों, आप लोग आजकल का जो समय चल रहा है आप भी देख रहे हैं कि कोई भी कुछ कमेंट कर दिया, कोई बातें रख दी, एक पक्ष की बातें कोई रख दिया, बस उसी को लोग लेके चल रहे हैं। भैया, तो आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, आपको सही नॉलेज चाहिए, तो क्या करोगे, आप मेरे चैनल पे आ जाओगे। तो देखिए भाई, कोई भी कुछ कहता है, कमेंट करता है, तो जरूरी नहीं है कि वो सही ही है। उसको आप लोग गहनता से, अब जैसे कोई चीज किसी ने शेयर किया, आजकल मैं देख रहा हूं, वो अगले को शेयर कर दिया, वो अगले को शेयर कर दिया, लेकिन ये गलत है। आप सोच समझ कर ही कोई चीज आप अगले को शेयर करिए। अब जैसे यहां पे आप देख रहे हैं, इतिहासकारों में जो है मत पृथक पृथक हैं। अब आप समझिए, इतिहासकार हैं लेकिन उनके भी मत मिल नहीं रहे हैं आपस में, जो हैं, जो मैटर है वो एक नहीं हो रहा, अलग अलग मैटर है ना। तो जब भी आप इतिहास पढ़िए तो ध्यान से और एक प्रमाणिक किताब से ही पढ़िए। ऐसा गाइड या कुछ ऐसी सस्ती किताबों को ना उठाइए। जो अच्छे विचारक हैं, जो राइटर हैं, उन्हीं की किताब आप पढ़िए, जो कि सही स्रोत हो आपको और जानकारी भी आपको अच्छी मिले, अच्छे स्रोत हो जो प्रमाणित हो। ठीक है, तो अब देखिए आगे क्या हो रहा है। फरिश्ता और अबुल फजल के मतानुसार बाबर की सेना में 12,000 और इब्राहिम की सेना में 1,00,000 सैनिक थे। ठीक है, अब देखिए, बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उसने केवल 12,000 सैनिकों की सहायता से इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। डॉक्टर एल श्रीवास्तव के अनुसार बाबर की सेना में 25,000 से कम सैनिक नहीं हो सकते। ध्यान दीजिए, 2 विचारक हैं, दोनों एक क्या बोला, 12,000 थे। अभी देखिए, अब क्या डॉक्टर एल श्रीवास्तव क्या कह रहे हैं कि बाबर की सेना में 25,000 से कम सैनिक नहीं हो सकते हैं, है ना, क्योंकि 12,000 सैनिक उसके साथ काबुल से आए थे। उसके बाद गजनी, लाहौर, बदखशां की सेनाएं भी आकर उससे मिल गई थी। इब्राहिम के पास अधिकतम प्रभावशील सैनिक 50,000 से अधिक नहीं हो सकती, क्योंकि तुलगमा में 10,000 सैनिकों से 1,00,000 सैनिक को नहीं घेरा जा सकता। बाबर ने जिस युद्ध नीति को अपनाया वह मूल रूप से रक्षात्मक थी और आवश्यकता पड़ने पर उसे आक्रामक बनाया जा सकता था। उसने 700 गतिशील गाड़ियों की पंक्ति अराबा का निर्माण किया। इन गाड़ियों को गीली खालों से बांध दिया गया। सेना के आगे उसे रक्षा पंक्ति के रूप में रखा गया था। इस पंक्ति के बीच में स्थान छोड़ दिया गया जिससे सैनिक आगे बढ़कर शत्रु पर आक्रमण कर सके। उसने तोपों के प्रत्येक जोड़े के बीच तोपचियों की शरण के लिए टूरा या बचाव स्थान बनाए थे। तोपों के पीछे घुड़सवार सेना एकाएक आक्रमण करने के लिए थी। दूसरी ओर इब्राहिम लोदी की सेना में परंपरागत 4 भाग थे: अग्रगामी दल, ठीक, केंद्रीय दल, वाम दल और दक्षिण दल।
दूसरी ओर इब्राहिम लोदी की सेना में परंपरागत, ये मैंने आपको बता दिया, मुख्य आक्रामक शक्ति केंद्रीय दल में थी। इब्राहिम के पास तोपों या बंदूकों का अभाव था। यद्यपि इब्राहिम स्वयं साहसी तथा वीर सैनिक था, लेकिन उसमें उत्तम सेनानायक के गुण नहीं थे। यह ठीक कहा गया कि एक और निराशाजनक साहस और वैज्ञानिक युद्ध प्रणाली के कुछ साधन थे, दूसरी ओर मध्यकालीन ढंग से के सैनिकों की भीड़ थी जो भालों और धनुष बाणों से सुसज्जित थी, जो मूर्खतापूर्ण तथा अव्यवस्थित ढंग से जमा हुई थी। तो आप देख रहे हैं तुलना कि बाबर की सेना किस तरह की है, सुसज्जित है, वैज्ञानिक ढंग से है, तोप बढ़िया से सेट की हुई है। और इधर जो इब्राहिम लोदी की सेना है ना, तो यहाँ पे आप देखिए जो इब्राहिम लोदी की जो सेना है वो कैसी अव्यवस्थित भीड़ जैसी खड़ी है। ठीक, एक सप्ताह तक दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने पड़ी रही। बाबर चाहता था कि इब्राहिम आक्रमण करे। अंत में इब्राहिम ने ही आक्रमण करने का निश्चय किया और उसने अपने अधिकारियों तथा सैनिकों में वह धन बांट दिया जो वह लाया था, जिससे वे उत्साहपूर्वक युद्ध कर सकें। 21 अप्रैल सन 1526 ईस्वी को प्रातः इब्राहिम की सेना ने आक्रमण किया। ठीक, अराबा के कारण इब्राहिम की सेना आगे नहीं बढ़ सकी और केंद्र के सीमित स्थान में भीड़ के समान एकत्रित हो गई। इसी समय तोपों के सामने तथा तुलगमा द्वारा मुगल अश्वारोही सैनिकों ने लोदी सेना के पृष्ठभाग पर आक्रमण कर दिया। दोपहर तक लोदी सेना पूर्ण रूप से पराजित हो गई। उसके 15,000 सैनिक मारे गए। स्वयं इब्राहिम लोदी भी मारा गया, है ना। अब क्या हुआ भाई, 15,000 सैनिक मारे गए इसके, और लोदी भी, जो इब्राहिम लोदी था, वो भी मारा गया इस युद्ध में। बाबर ने लिखा कि जिस समय युद्ध आरंभ हुआ सूर्य आकाश में चढ़ चुका था। मध्याह्न तक युद्ध चलता रहा। अंत में शत्रु दल छिन्न भिन्न हो गया और खदेड़ दिया गया और मेरे सैनिक विजयी हुए। पानीपत का युद्ध निर्णायक युद्ध सिद्ध हुआ। विजय के उपरांत बाबर ने हुमायूं को आगरा पर तथा अपने बहनोई महेदी ख्वाजा को दिल्ली पर अधिकार करने के लिए भेज दिया। 27 अप्रैल सन 1526 ईस्वी को दिल्ली की जामा मस्जिद में बाबर के नाम पर खुतबा पढ़ा गया। दिल्ली होता हुआ बाबर आगरा आया। 10 मई सन 1526 ईस्वी को उसने नगर में प्रवेश किया और इब्राहिम के महल में ठहरा। ठीक, तो भाई ये आपने देखा अभी पानीपत का जो युद्ध हुआ 1526 में, और क्या परिणाम हुआ ये आपने देखा, है ना। परिणाम की चर्चा आप कर लीजिए कि अब क्या होता है, युद्ध के बाद क्या होता है। तो देखिए, और किस तरह की स्थिति बन गई युद्ध के बाद, ये आप समझिए। तो भारत के मध्यकालीन इतिहास में पानीपत का युद्ध एक युगांतरकारी घटना थी। इसके जो है दूरगामी परिणाम हुए। क्या क्या परिणाम हुए हैं आप ये समझिए। पहला, यह युद्ध अफगानों के लिए अत्यंत विनाशकारी सिद्ध हुआ और उनका राज्य समाप्त हुआ। बाबर ने लिखा है कि आगरा पहुंचकर ज्ञात हुआ कि 40 या 50,000 व्यक्ति मारे गए थे। अब आप सोचिए कि जो पानीपत का युद्ध था कितना खतरनाक युद्ध था कि लगभग 40-50 हजार व्यक्ति इस युद्ध में मारे गए हैं। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने लिखा है कि लोदियों की सैन्य शक्ति पूर्ण रूप से छिन्न भिन्न हो गई। उनका राजा युद्ध में मारा गया। कम से कम गणना के अनुसार उनके 20,000 सैनिक हताहत हुए। हिंदुस्तान की सर्वोच्च सत्ता
कुछ काल के लिए अफगान जाति के हाथ से निकलकर मुगलों के हाथों में चली गई। डॉक्टर रामप्रसाद त्रिपाठी ने लिखा है कि इससे लोदी वंश का भाग्य सूर्य स्थायी रूप से उसी प्रकार अस्त हो गया जिस प्रकार उसके पूर्वज तैमूर के हाथों तुगलक वंश का अंत हुआ था। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप अफगानों का निर्बल संगठन बुरी तरह भयत्रस्त हो गया। विजेता के भय से सैनिक भागे और किसान भी। अब दूसरा क्या हुआ परिणाम आप समझिए। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप मुगल राजवंश की स्थापना हुई जिसने 200 वर्षों के समय में श्रेष्ठ और कुशल प्रशासक दिए। इस काल में भारतीय इस्लामिक संस्कृति का विकास हुआ। इस प्रकार कला, साहित्य, सामाजिक और आर्थिक जीवन के क्षेत्र में एक नए युग का आरंभ हुआ। कुछ विद्वान पानीपत युद्ध की तुलना क्लाइव के प्लासी के युद्ध से भी करते हैं क्योंकि एक के द्वारा भारत में मुगल शासन तथा दूसरे के द्वारा ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब आ जाइए तीसरा। जहां तक बाबर का संबंध है, पानीपत में विजय के पश्चात उसके भटकने वाला जीवन समाप्त हुआ। अब उसके समक्ष भारत में मुगल राज्य को दृढ़ और सुरक्षित करने का कार्य था। इस संबंध में रसब्रुक विलियम्स ने लिखा है कि इस युद्ध में विजय होने से बाबर के दुर्दिनों का अंत हो गया और उसको अब अपने प्राणों तथा सिंहासन की सुरक्षा के लिए चिंताग्रस्त रहने की आवश्यकता नहीं रही। उसको तो अब अपनी असीम शक्ति तथा प्रतिभा का प्रयोग अपनी राज्य विस्तार के लिए करना था। ठीक है। चौथा, इस विजय ने बाबर को उत्तर भारत का राज्य प्रदान नहीं किया था। उसकी इस विजय के पूर्ण रूप से अंतिम भी नहीं कहा जा सकता। बाबर के अधिकार में केवल दिल्ली और आगरा थी। बिहार में अफगान पुनर्गठित हो रहे थे और राजपूत राणा सांगा के नेतृत्व में दिल्ली का दावा कर रहे थे। ठीक है, यह एक संयोग ही था कि गुजरात के सुल्तान मोहम्मद शाह की आक्रमण की आशंका के कारण राणा सांगा पानीपत के युद्ध के समय नहीं पहुंच सका था। पानीपत के युद्ध के 15 दिन पहले ही सुल्तान की मृत्यु हो गई थी और यह युद्ध की तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं था। अब अगला पॉइंट आ जाइए, पानीपत के युद्ध में बाबर की ही विजय क्यों हुई। आइए इस पे चर्चा जो है हम लोग करते हैं कि बाबर ही क्यों जीता। भाई इससे बड़ी सेना थी इब्राहिम लोदी की, है ना, इससे ज्यादा सेना थी, तो बाबर क्यों जीता यार। इसके पास तो सेना भी कम थी इब्राहिम लोदी से। तो आइए इसको आप जो है समझिए दोस्तों। पानीपत के युद्ध में दोनों पक्षों के युद्ध कौशल, सेनापतित्व, जो अस्त्र शस्त्र थे, अनुशासन, आत्मविश्वास का परीक्षण हुआ था। अफगान भी मुगलों के समान दुर्धर्ष लड़ाकू थे। भाई अफगान भी कमजोर लड़ाकू नहीं थे, वो भी जबरदस्त लड़ाके थे। और इब्राहिम भी बाबर के समान साहसी और दृढ़ संकल्पी था। लेकिन युद्ध में बाबर की विजय हुई और इब्राहिम हार गया। यह परिणाम अनपेक्षित नहीं था और दोनों पक्षों की तुलना से यह स्पष्ट हो जाता है कि बाबर की जीत सुनिश्चित थी। अब क्यों सुनिश्चित थी, अब इसको कारण को आप समझिए। बाबर श्रेष्ठ सेनापति था। मध्य एशिया में उसने भीषण रक्षात्मक युद्धों को लड़ा था। दुर्दिनों तथा संकटों ने उसे श्रेष्ठ सैनिक बना दिया था। उसने
उज़्बेकों, तुर्कों, मंगोलों, ईरानियों, उस्मानी तुर्कों से कई प्रकार के युद्ध चालों और रण कौशल को सीखा था। आपने देखा कि अभी पिछले पहले वीडियो में कि कितनी सारी बाबर ने लड़ाई लड़ी। तो इससे जो है जितने अलग-अलग लोगों से यह लड़ाई लड़ा है तो उनके जो दांव पेच हैं कि कैसे लड़ना है, क्या है, तो इतना युद्ध का उसके पास अनुभव था तो सब दांव पेच वो सीख करके इस युद्ध में लड़ रहा था। अब देखिए, घोर विपत्ति में भी वह शांति व स्थिर भाव से अपनी सेना को पुनर्गठित कर सकता था। इसके विपरीत इब्राहिम का युद्ध कौशल निम्न कोटि का था। उसमें योग्य सेनापति के गुणों का अभाव था। बाबर की तोपखाने तथा बंदूकों की युद्ध में मुख्य भूमिका थी। तोपखाने के भयंकर विनाश के कारण इब्राहिम की सेना में भगदड़ मच गई थी। यद्यपि अफगान तोपखाने से परिचित थे, लेकिन उन्होंने तोपखानों को संगठित करने का कोई प्रयास नहीं किया। तोपखाने के कारण ही बाबर की विजय प्राप्त हुई। बाबर को क्या हुआ? तोपखाना एक महत्वपूर्ण कारण था जो बाबर विजय हुआ, बाबर की विजय हुई। अब देखिए, इब्राहिम राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से दुर्बल स्थिति में था। उसे अफगान अमीरों का सहयोग प्राप्त नहीं था। उसकी संदेही प्रकृति और अमीरों के प्रति कठोर नीति ने अफगानों को विभाजित कर दिया था। परिणाम स्वरूप वे एकजुट होकर युद्ध नहीं कर पाए। उन्होंने युद्ध की ओर कोई तैयारी नहीं की थी। उन्होंने सेना में जल्दी में भर्ती किए हुए सैनिक थे जो अधिकतर अनुभवहीन थे, है ना। अफगान अमीरों के साथ युद्ध करने में उसकी अपनी सैनिक शक्ति को दुर्बल कर दिया था। यह महत्वपूर्ण तथ्य था कि तुर्क मुगल सैनिक तथा नए देश में युद्ध कर रहे थे। उनके लिए विजय प्राप्त करना आवश्यक था। दूसरी ओर अफगान अपने ही देश में युद्ध लड़ रहे थे और सुरक्षित अपने घरों में को जा सकते थे। अतः उनमें जीवन मरण की भावना नहीं थी जो तुर्क मुगलों में थी। पानीपत युद्ध के बाद, अब पानीपत का युद्ध समाप्त हुआ। अब क्या हो रहा है? देखिए, बाबर जो है क्या आगरा में ठहरा। यहां जो खजाना उसे प्राप्त हुआ उसमें कोहिनूर हीरा भी था। बाबर ने हीरा तथा 70 लाख दाम हुमायूं को प्रदान किए। उसने प्रत्येक बेग सरकार को 6 से 8 लाख दाम तक दिए। सैनिकों को भी लूट का माल दिया गया। फरगना, खुरासान, कासगर, ईरान में उसने सोना चांदी तथा रत्नों के उपहार भेजे। काबुल के प्रत्येक व्यक्ति को एक एक चांदी का सिक्का दिया गया। मक्का, मदीना आदि तीर्थ स्थानों की भेंट भेजी गई, उनको भेंट भेजी गई। तो ये परिणाम भाई हो गया पानीपत का। अब आइए, अगला महत्वपूर्ण युद्ध है खानवा का। ध्यान से देखिएगा, महत्वपूर्ण टॉपिक है खानवा का युद्ध। तो मेवाड़ का शासक राणा संग्राम सिंह उत्तर भारत का शक्तिशाली शासक था। ठीक है, तो यही इसको जो है राणा सांगा के नाम से भी जाना जाता है। भाई ये जो थे बहुत ही शक्तिशाली योद्धा थे। इनके बारे में पढ़ने को मिलता है कि युद्ध के दौरान इनको 80 से 80 घाव इनके शरीर में थे। इनका एक आंख, एक जो है हाथ, इस तरह से, मतलब उनके शरीर में सोचिए कि 80 घाव युद्ध के लड़ते समय उनको हुए थे। तो एक बहादुर और शक्तिशाली योद्धा थे। तो भाई मेवाड़ का शासक राणा संग्राम सिंह उत्तर भारत का एक शक्तिशाली शासक था। उसके शौर्य और शक्ति के कारण वह राजपूत राजाओं का सर्वमान्य नेता था। उसने गुजरात और मालवा के सुल्तानों को पराजित करके
मेवाड़ को एक शक्तिशाली राज्य बनाया था। इस तथ्य के प्रमाण भी उपलब्ध हैं। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को भी उसने पराजित किया था। तो ये इब्राहिम लोदी को भी राणा सांगा परास्त कर चुके थे। और देखिए, उसका राज्य मध्य भारत में चंदेरी और कालपी तक फैला हुआ था। आगरा में बाबर के रुकने का मुख्य कारण यह था कि यहां से वह अफगानों और राजपूतों पर दृष्टि रख सकता था। कुछ अफगान सरदार, जिसमें हसन खां मेवाती प्रमुख था, राणा से मिल गए थे। इब्राहिम की मृत्यु के बाद महमूद खां लोदी, जिसे अफगानों ने अपना नेता चुना था, राणा के सहयोग से दिल्ली सिंहासन को प्राप्त करना चाहता था। इससे राणा की शक्ति में वृद्धि हो रही थी। बाबर ने अफगान सरदारों को अपने पक्ष में करने के लिए उदार नीति अपनाई, जिससे अफगान सरदारों ने स्वेच्छा से उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और संभल, इटावा, धौलपुर, रांडेरी, जौनपुर, गाजीपुर, कालपी उसके अधिकार में आ गए। राणा सांगा बयाना, धौलपुर और कालपी अपने राज्य में मानता था, जिसको क्या किया, ये बाबर ने अपने हिस्से में कर लिया। अब भाई टकराव होना था, युद्ध अब होना ही होना था। युद्ध के कुछ और भी कारण थे। क्या थे समझिए। राजपूत अफगान मैत्री बाबर के लिए सबसे बड़ा संकट था। उसके लिए राणा सांगा की शक्ति को नष्ट करना आवश्यक था। लेकिन बाबर ने अपनी आत्मकथा में राणा सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाया है। उसने लिखा है कि राणा ने उसके पास काबुल में अपना दूत भेजकर आश्वासन दिया था कि जब तक दिल्ली पर आक्रमण करेगा, राणा आगरा पर आक्रमण कर देगा। लेकिन यह आरोप सत्य ज्ञात नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, पूरा डीप से मैं दोस्तों आपको बता रहा हूं, बिल्कुल एक एक शब्द। जहां से भी आपने देखा कि मीडिया में कई तरह की चीजें चली हैं, लोग अलग अलग बयानबाजी किए हैं, और जो सत्य है, जो प्रमाणिक किताब है, जो इतिहासकार लोगों ने लिखा है, वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आप पूरा इतिहास को जो है वो आप समझ पाओगे। और देखो आप, लेकिन यह आरोप सत्य ज्ञात नहीं होता, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर जी.एन. शर्मा ने लिखा है, राणा इब्राहिम को पहले ही परास्त कर चुका था। ठीक है, तो भैया जब राणा इब्राहिम को पहले ही परास्त कर चुका था और उसे बाबर को निमंत्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जब इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने हरा दिया है, तो क्यों भैया उसको हराने के लिए फिर आमंत्रित करेंगे, है ना। आगे देखिए, राणा इब्राहिम को पहले ही परास्त कर चुका था, उसे बाबर को निमंत्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह भी कहा गया कि जो है खानवा युद्ध के पूर्व राणा ने बाबर की संधि प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, जिससे क्रोधित होकर बाबर ने जिहाद की घोषणा की और विश्वासघात का आरोप लगाया। राणा सांगा को संभवतः यह विश्वास था कि बाबर लूटपाट के बाद काबुल वापस चला जाएगा, लेकिन बाबर की शीघ्र विजय और आगरा में ठहरने से उसे आक्रमण करना अनिवार्य हो गया, जिससे दिल्ली के सिंहासन पर वह अपने समर्थित व्यक्ति को बैठा सके। युद्ध का जो तत्कालिक कारण बाबर द्वारा धौलपुर, कालपी पर अधिकार करना था। बयाना राजस्थान का द्वार था। यहाँ के अफगान किलेदार निजाम खां ने बाबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अंततः राणा को बयाना पर आक्रमण करना पड़ा। अब आइए युद्ध को समझें। बयाना पर राणा की सेनाओं ने अधिकार स्थापित कर लिया। बयाना के युद्ध में पराजित अफगान और तुर्क सैनिक
बाबर के सैन्य शिविर में भाग गए और राजपूत सैनिकों की बहादुरी का ऐसा वर्णन किया जिससे बाबर के सैनिकों का मनोबल कम हो गया। इस समय काबुल का एक ज्योतिष भी बाबर के सैन्य शिविर में था, जिसने भविष्यवाणी की कि युद्ध में मुगलों की हार होगी। ऐसी निराशाजनक स्थिति में बाबर ने सैनिकों का मनोबल ऊंचा करने के लिए राणा के विरुद्ध युद्ध का जिहाद घोषित किया और गाजी की उपाधि धारण की। उसने शराब छोड़ देने की घोषणा की और सोने चांदी के बर्तनों को तुड़वाकर फकीरों में बंटवा दिया। उसके अमीरों ने भी ऐसा ही किया। बाबर ने मुसलमानों पर से तमसा यानी व्यापारी कर हटा दिया और एक ओजस्वी भाषण देकर कहा कि अगर वे मारे गए तो वीर गति को प्राप्त होंगे और जीते तो अल्लाह के उद्देश्यों को जीत होगी, है ना। बाबर ने लिखा कि सेना के साहस को बढ़ाने के लिए कुछ काफिरों के सिर काट दिए गए और सब सैनिक ने कुरान की शपथ ली। अगर राणा ने बयाना की विजय के पश्चात तुरंत आगरा पर आक्रमण किया होता तो उसकी जीत हो सकती थी, लेकिन उसने आगरा और दिल्ली के बीच रसद काटने का कार्य किया। इस अवधि में बाबर की सेना पुनर्गठित करने का समय मिल गया। बाबर ने पानीपत के युद्ध के समान ही रक्षात्मक तैयारियां की। 16 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में युद्ध हुआ। पहला आक्रमण राजपूतों ने मुगलों के दाहिने पार्श्व पर किया। यह आक्रमण इतना भयानक था कि मुगल सेना का यह भाग लगभग विचलित हो गया था, लेकिन बाबर ने राजपूतों के बाएं भाग पर आक्रमण करके स्थिति संभाल ली। राजपूत मुगल केंद्र पर आक्रमण नहीं कर सके क्योंकि यहां मुगल तोपखाना सक्रिय था। फिर भी राजपूतों के अद्वितीय शौर्य के कारण युद्ध अनिश्चित सा होता था। उसका झुकाव राजपूतों की ओर दिखाई देता रहा था, लेकिन तोपखाने ने दोबारा बाबर को विजय दिलाई। यह युद्ध 10 घंटे तक चला। अंत में तीर लगने से राणा को युद्ध से मूर्छित हालत में हटा लिया गया। हसन खां मेवाती युद्ध में मारा गया, लेकिन महमूद लोदी बचकर भाग गया। इस विजय के बाद बाबर ने अलवर में 7 अप्रैल सन 1527 ईस्वी को प्रवेश किया। अब ये अलवर में हो गया। खानवा का युद्ध पानीपत के युद्ध से अधिक महत्वपूर्ण था। यह युद्ध निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, यह युद्ध निर्णायक था। इससे राजपूतों को अपार हानि हुई। राणा सांगा के नेतृत्व में बने राजपूत संघ नष्ट हो गया। सन 1528 ईस्वी में राणा सांगा की मृत्यु के बाद राजपूतों के पुनर्गठन की आशा भी समाप्त हो गई। तो 1528 ईस्वी में राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है, जिससे कि अब देखिए तो अगला जो राजपूतों का पुनर्गठन की जो आशा थी वो भी समाप्त हो गई। आगे देखिए, दूसरा, इस युद्ध से बाबर की शक्ति और मुगल साम्राज्य की स्थापना सुनिश्चित हो गई। राजपूतों को पराजित किए बिना बाबर की स्थिति सुरक्षित और निष्कंटक नहीं थी। जैसा कि रसब्रुक विलियम ने लिखा कि बाबर अब निश्चय पूर्वक सुल्तान इब्राहिम के सिंहासन पर बैठ गया था। उसकी सफलता का सबसे बड़ा चिन्ह यह था कि उसने सुल्तान इब्राहिम के सबसे भयंकर शत्रु का नाश कर दिया। यद्यपि उसके पास भी बाबर को युद्ध करने पड़े, लेकिन ये सब साम्राज्य के विस्तार तथा अपनी शक्ति
में वृद्धि के लिए थे। तीसरा, जब बाबर की शक्ति का गुरुत्वाकर्षण काबुल से हटकर हिंदुस्तान में आ गया था तो उसने जीवन के शेष दिन यहां साम्राज्य निर्माण में लगाए। चौथा, यह अफगानों के लिए भी आघात था। कुछ अफगानों ने राणा सांगा से सहयोग किया था, लेकिन अधिकांश अफगान अमीरों ने या तो बाबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी या बिहार में एकत्रित हो रहे थे। खानवा की विजय के बाद अब बाबर पूरी शक्ति अफगानों के विरुद्ध लगाने के लिए स्वतंत्र हो गया था। खानवा में राजपूत और अफगान साथ साथ लड़े थे। उनका उद्देश्य आक्रमणकारी मुगल को भारत से बाहर निकालना था। इस राजनीतिक युद्ध की को जिहाद का नारा देकर बाबर ने राजनीतिक चातुर्य प्रदर्शित किया था। राजपूत अपनी सैन्य शक्ति को पुनर्गठित कर सकते थे, बाबर के सैन्य संगठन तथा चालों को सीख सकते थे, लेकिन राजपूतों में यह राजनीतिक और सैनिक क्षमता नहीं थी। चंदेरी का आक्रमण, अब आप देखिए चंदेरी के आक्रमण में क्या हो रहा है, इसे आप समझिए। मेवाड़ विजय के बाद बाबर ने अपने सैनिक अधिकारियों को पूरब में विद्रोहियों का दमन करने के लिए भेजा, क्योंकि पूरब में बंगाल के शासक नुसरत शाह ने अफगानों का स्वागत किया था, उन्हें समर्थन प्रदान किया था। इससे प्रोत्साहित होकर अफगानों ने अनेक स्थानों से मुगलों को निकाल दिया था। बाबर को भरोसा था कि उसके अधिकारी अफगान विद्रोहियों का दमन कर देंगे, अतः उसने चंदेरी पर आक्रमण करने का निश्चय किया। चंदेरी का राजपूत शासक मेदनी राय खानवा में राणा सांगा की ओर से लड़ा था और अब चंदेरी में राजपूत शक्ति का पुनर्गठन कर रहा था। चंदेरी पर आक्रमण करने के निश्चय से पता चलता है कि बाबर की दृष्टि में राजपूत संकट अफगानों की अपेक्षा अधिक गंभीर था, अतः वह राजपूत शक्ति को नष्ट करना अधिक आवश्यक समझता था। चंदेरी का व्यापारिक तथा सैनिक महत्व था। वह मालवा तथा राजपूताने में प्रवेश करने के लिए उपयुक्त स्थान था। बाबर ने एक सेना चंदेरी पर अधिकार करने के लिए भेजी थी, उसे राजपूतों ने पराजित कर दिया। इससे बाबर ने स्वयं चंदेरी जाने का निश्चय किया, क्योंकि यह संभावना थी कि चंदेरी राजपूत शक्ति का केंद्र न बन जाए। बाबर ने लिखा कि प्रण के अनुसार चंदेरी के विरुद्ध जिहाद लड़ने के लिए चल पड़ा। 21 जनवरी सन 1528 ईस्वी में उसने इस युद्ध को भी जिहाद घोषित किया, क्योंकि इस घोषणा से उसे चंदेरी की मुस्लिम जनता का समर्थन प्राप्त होने की आशा थी। जिहाद द्वारा राजपूतों तथा मुस्लिमों का सहयोग रोका जा सकता था। उसने मेदनी राय के पास संदेश भेजा कि वह शांतिपूर्ण ढंग से चंदेरी का समर्पण कर दे तो उसे शमशाबाद की जागीर दी जा सकती है। मेदनी राय ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। राजपूत स्त्रियों ने जौहर किया और राजपूतों ने भीषण युद्ध किया, लेकिन बाबर के अनुसार उसने तोपखाने की मदद से 1 घंटे में चंदेरी पर अधिकार कर लिया। उसने चंदेरी का राज्य मालवा सुल्तान के वंशज अहमद शाह को दे दिया और उसे आदेश दिया कि वह 20 लाख दाम प्रतिवर्ष शाही कोष में जमा करे। अगला, अब आपने चंदेरी का आक्रमण देखा, हुमायूं का। अब घाघरा का युद्ध, इसे आप देखिए। इस बीच में महमूद खां लोदी बिहार पहुंच गया। उसके नेतृत्व में 1 लाख अफगान सैनिक एकत्रित हो गए। इसके बाद अफगानों ने पूर्वी क्षेत्रों पर आक्रमण किया। महमूद खां लोदी चुनार तक आया। ऐसी स्थिति में बाबर ने उसे युद्ध करने के निश्चय के साथ जनवरी 1529 ईस्वी में आगरा से प्रस्थान किया। अनेक अफगान सरदारों ने उसकी पुनः अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन मुख्य अफगान सेना, जिसे बंगाल के शासक
नुसरत शाह का समर्थन प्राप्त था, गंडक नदी की पूर्वी तट पर तैनात थी। बाबर ने गंगा नदी पार करके घाघरा नदी के पास अफगानों से घमासान युद्ध करके उन्हें पराजित किया। बाबर ने नुसरत शाह से संधि भी की, जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अफगान विद्रोहियों को शरण न देने का वचन दिया। बाबर ने अफगान जलाल खां को अपनी अधीनता में बिहार का शासक स्वीकार कर लिया और उसने आदेश दिया कि शेर खां को ही अपना मंत्री जो है रखे। तो ये भाई आपका हो गया घाघरा युद्ध पर। क्या परिणाम निकला ये भी आप जान गए। अब आ जाइए अंतिम समय, जो बाबर का मृत्यु का अंतिम समय आ गया था। अब क्या घटनाएं घट रही हैं ये आप देखिए। समय है 1528। ठीक, 1528 ईस्वी के बाद से बाबर का स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगा था। तो 1528 ईस्वी से क्या हो रहा था, बाबर का स्वास्थ्य बिगड़ रहा था। आगे देखिए, भारत की उष्ण जलवायु, निरंतर युद्धों में व्यस्तता के अलावा भांग, अत्यधिक शराब और अफीम के सेवन से उसका शक्तिशाली शरीर जर्जर होने लगा था। इब्राहिम लोदी की माता ने उसे जो विष खिलाया था, उसका दुष्प्रभाव भी उसके शरीर को दुर्बल कर रहा था। बीमार हो जाने पर उसने हुमायूं को बदखशां से बुला लिया। संभवतः वह हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना चाहता था। हुमायूं के आग्रह पर उसने हुमायूं को अपना जागीर संभल जाने की अनुमति दे दी थी। यहां हुमायूं बीमार पड़ गया। कहते हैं कि उसने दुआ की कि हुमायूं बच जाए और उसके बदले में उसका प्राणदान स्वीकार कर लिया जाए। हुमायूं अच्छा हो गया, लेकिन उसके 5-6 माह बाद बाबर की हालत तेजी से बिगड़ने लगी और जो है 26 दिसंबर, समय क्या है 26 दिसंबर सन 1530 ईस्वी को बाबर की जो मृत्यु हो गई, कहां पे, आगरा में। उसकी इच्छा थी उसके शव को काबुल में दफनाया जाए, तो वही होता है। उसकी इच्छा अनुसार उसका शव काबुल ले जाया गया, जहां एक शांत बगीचे में उसे दफन कर दिया गया। तो अब दोस्तों, आपको जो बाबर का आक्रमण हुआ, कैसे कैसे वो आक्रमण करता हुआ, कैसे उसकी मृत्यु हुई, ये पूरी स्टोरी आपने देखा। और जो राणा सांगा का, देखिए मैंने आपको राणा सांगा की भी स्टोरी बता दी कि किस तरह से युद्ध हुआ, कौन विजय हुआ, पराजित हुआ, ये भी आप इस वीडियो में जान गए। तो ये 2 पार्ट में दोस्तों मैंने कंप्लीट किया। ये भाग 2 था। भाग 1 अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो अब आपको जो समसामयिक जो प्रतिक्रिया चल रही थी बाबर और राणा सांगा को लेकर के, अब ये 2 वीडियो आपने भाग 1 और भाग 2 अगर ध्यान से आप देख लिए होंगे तो आपको पूरी नॉलेज हो गई होगी कि सही चीज, सत्य बात क्या थी, वो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आप जानते हैं भाई, इतिहास के विद्यार्थी हैं, कोई चीज अंतिम सत्य नहीं कहा जा सकता। आपने देखा कि विचारक जो हैं, इतिहासकार भी हैं, उनकी अलग अलग मत हैं, अलग विचार हैं, है ना।
बाकी जो तथ्य मैंने दिए हैं उससे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि भाई क्या सही रहा होगा। ठीक है, तो बस दोस्तों ये वीडियो इसी पे समाप्त करेंगे। कैसा लगा यार ये वीडियो? अगर इस तरह से बताने पे आप लोगों को समझ में आ रहा है या आपको काम की ये इस तरह से जो मैं पढ़ के आपको बताया, जो जानकारी दी, अगर काम का है तो कमेंट करके बताइएगा, और नहीं काम का है तब भी कमेंट करके बताइएगा कि भाई ये नहीं सही है या मज़ा नहीं आ रहा है या टॉपिक नहीं इस तरह समझ में आ रहा है, तो मैं कोई और मेथड से फिर आपको और चीज़ें बताने का प्रयास करूँगा। है ना? जो भी विचार होंगे यार कमेंट ज़रूर करिएगा, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा यार, शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।